नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। ये साल था 2 अक्टूबर 1951। 2 अक्टूबर 1951 को हापुड़ ज़िले के पिलखुआ में एक लड़के का जन्म होता है। शुरुआत से मेधावी थे और मेधावी के साथ साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी जिसमें संघ का बहुत ज़्यादा दाखिला था। अब वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, हाई स्कूल इंटर करता है, लेकिन संघ का जो परिवेश है उससे निकल नहीं पाते हैं। भारत की चिंताएं हैं, भारत कैसे निर्माण हो, और इसको लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिजिक्स से एमएससी करते हैं। फिजिक्स से एमएससी करने के बाद जो क्वांटम मैकेनिक्स उन्होंने पढ़ी थी और वही फिजिक्स की इकोनॉमिक्स से वो सियासत की इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं। फिजिक्स पढ़ते पढ़ते वो कैसे सियासत में आ जाते हैं, ऐसे व्यक्तित्व का नाम है राजेंद्र अग्रवाल। मेरठ से 3 बार के सांसद रहे हैं। विकास यात्रा में उनकी अहमी भूमिका रही है मेरठ के अंदर, और वो हर मेरठ के हर बदलाव के वो साक्षी रहे हैं। आज वो हमारे साथ हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी। सर, एक यात्रा 2 अक्टूबर 1951 से शुरू होती है आपकी पिलखुआ से। पिलखुआ की पगडंडी से देश की सबसे बड़ी पंचायत के गलियारे में आप पहुंच जाते हैं। जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, इतना तो मुझे हमेशा लगता है कि मैंने कोई संसद में पहुंचने का कोई मेरा सपना हो, कोई मेरा इरादा हो, ऐसा कुछ नहीं था ये जी। और जीवन के अंदर संयोग उनका बड़ा भारी महत्व होता है। आप अनपेक्षित रूप से बहुत बार इस प्रकार की स्थिति में होते हैं जिनका आपने पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया होता। तो मेरी तो, जैसा आपने भी अभी उल्लेख किया, मैं छोटी आयु से ही मैं संघ से जुड़ा रहा, यानी मैं शिशु स्वयंसेवक हूँ एक प्रकार से। उसका कारण ये भी था कि मेरे घर के अंदर संघ था। मेरे पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, शाखा जाते थे। मेरे चाचा जी पहले प्रतिबंध के समय 1948 का जो प्रतिबंध था, गांधी जी की हत्या का मिथ्या आरोप लगा करके प्रतिबंध लगाया गया था, उसमें चाचा जी जेल गए थे। यानी संघ मेरे घर के अंदर था। तो स्वाभाविक रूप से पहला कारण तो संघ में जाने का यही बना, और बाद में फिर एक उसके प्रति आकर्षण, उसके कार्यक्रमों के प्रति आकर्षण, तो धीरे धीरे उस जुड़ाव में गंभीरता आती चली गई। मैं पढ़ाई भी करता रहा और संघ की शाखा पर विभिन्न दायित्वों पर मैंने काम भी किया। और फिर जैसा आपने कहा, मैंने एमएससी किया, 1 साल मैंने कॉलेज में पढ़ाया भी जी। परंतु वो जो एक प्रकार का संस्कार संघ स्थान की मिट्टी से मिल रहा था, उसने मुझको प्रेरित किया, और मैं 1971 में मैं संघ के प्रचारक के रूप में सर, एक बात और है, आपके जीवन में काफ़ी सारे संयोग जुड़ते हैं। इन जब संयोग को हम टटोलने का प्रयास करते हैं, आपका जन्म 2 अक्टूबर 1951, और 2 अक्टूबर की तारीख पूरे हिंदुस्तान में या कहें पूरी दुनिया में विदित है कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री। आप गांधी जी से और लाल बहादुर शास्त्री से प्रभावित नहीं होते हैं, हालांकि जन्मदिन आपका वही है। आप संघ में आ जाते हैं, एक विपरीत विचारधारा, तो ये कैसे हो जाता है? नहीं, संघ कोई विपरीत विचारधारा नहीं है, और गांधी जी का अपना बहुत बड़ा महत्व है। देश की आज़ादी के अंदर उनका बहुत बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, और भी सब लोग लगे हैं, उनका भी महत्व है। लेकिन कोई विरोध तो कहीं भी नहीं है। भाई, मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, तो मैं जानता हूं इस बात को कि संघ का जो प्राचीन स्मरण है उसके अंदर गांधी जी का बड़े आदर के साथ उल्लेख हुआ है। शास्त्री जी की जहां तक बात है, 1962 के डिबेकल के पश्चात जब हमको भारत चीन युद्ध के अंदर हमको दुर्भाग्यपूर्ण एक प्रकार से मतलब पराजय मैं न भी कहूं, तो उसमें हमको यश नहीं प्राप्त हुआ। परंतु उसके पश्चात 1965 में जिस हिम्मत के साथ इस छोटे कद के प्रधानमंत्री ने काम किया, वो आज भी हमारी सबकी स्मृतियों में है। उसमें देखा जाए तो भारत की सेना को, भारत के सामान्य जन को जो एक आत्मबल, एक प्रतिष्ठा प्रदान की, वो अद्भुत है। और 65 की उस जीत ने ही, मैं ये कह सकता हूं, मैं मानता हूं ये कि आगे की जीतों का भी एक आधार निर्मित किया। तो दोनों का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था। और 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले इन 2 महापुरुषों की तो चर्चा हो गई। नहीं तो 2 अक्टूबर को हजारों लाखों लोगों ने जन्म लिया होगा। तो संयोग है, मैं इसके लिए अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि इतने 2 बड़े महापुरुषों के जन्मदिन के ऊपर मुझको भी जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक सर बात और आती है कि जब आप शिशु होते हैं, बाल्यकाल में संघ की गणवेश का धारण कर लेते हैं, और वो गणवेश आज तक पहने हुए हैं। आप जब उस दौर में जब आप निकलते थे तो संघ के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ता था। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा संघ हो चुका है आपके देखते देखते। इस बदलाव को आप अपने जीवन काल में कैसे देखते हैं कि संघ में इतना बड़ा बदलाव?
जब आप निकलते थे, जब आप शाखा लगती थी 10-15 लोग तब आया करते थे। 80s का वो दौर रहा हो, 70s का वो दौर रहा और काफ़ी सारी उनके ऊपर वो भी थी, पाबंदियाँ भी थी। तो जब आप देखते हैं कि मैं तो अकेले है चला था जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया, तो इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे भी इस बात को सोच करके बहुत आश्चर्य भी होता है और आनंद भी होता है जी। और मैं समझता हूँ कि संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के व्यक्तित्व के अंदर ऐसा कोई बहुत बड़ा चुंबकत्व था जी। ऐसा उनके अंदर बहुत बड़ा गुण था कि जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है कि आगे संघ क्या करेगा, अब हिंदू समाज का जागरण करना है, हिंदू समाज का संगठन करना है, व्यक्ति का निर्माण करना है, ऐसी दूरस्थ बात थी। अब वो लंबा विषय हो जाएगा, डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी पर हम केवल चर्चा करें, ज्यादा चर्चा कर पाए तो लंबा विषय हो जाएगा। जी, बिल्कुल। परंतु कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता था। कहते तो थे आप डॉक्टर साहब, बात तो आपकी ठीक है, पर होगा कैसे? पर उस वक्त में भी योग्य व्यक्तियों को स्वयं की प्रेरणा के परिणाम स्वरूप संघ के प्रचारक के रूप में घर से निकालना, ये कैसे संभव हुआ? मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आश्चर्य है और बहुत बड़ा ये अभिनंदनीय विषय है। बाला साहब देवरस, शादाराव जोशी, बाबूराव देवरस, मोरोपंत पिंगले, बाबा साहेब आप्टे, यानी इतनी बड़ी, दादाराव परमार, इतनी लंबी सूची है, यानी कैसे वो गए? आज तो संघ के विषय में जानते हैं, आज से 25 साल पहले भी संघ के विषय में जानते थे। आदमी के अंदर कमिटमेंट है, उसके अंदर प्रतिबद्धता है, तो एक पवित्र कार्य के लिए अपने को समर्पित कर सकता है। परंतु एक भविष्य की दृष्टि से 1925 में, 1935 में, 1940 में या 1950 में क्या था, उस वक्त उन्होंने झोंका तो निश्चित रूप से वैयक्तिक स्तर पर डॉक्टर हेडगेवार की प्रेरणा और उन्होंने जो कार्य पद्धति निर्माण की, उसकी शक्ति उतने लोगों को आगे बढ़ाया। और मैं मानता हूं डॉक्टर हेडगेवार के बारे में हम लोग कहते हैं वो मौन तपस्वी थे। वो मौन तपस्या करने का जो स्वभाव है उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर डाला और यश प्राप्त करने तक उसी प्रकार की एकांतिक तपस्या संघ के स्वयंसेवकों ने की है, जिसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है। ठीक सर, एक सवाल और आता है आपके व्यक्तित्व को लेकर। आप पूर्णकालिक प्रचारक भी रहे हैं, काफ़ी समय आपने गुजार दिया है स्वयंसेवक को लेकर, हिंदू जागरण को लेकर, लेकिन जब आपकी छवि, जब आप सांसद बन जाते हैं तो आपकी छवि हिंदूवादी नेता की नहीं रही। जैसे आज के बहुत सारे नेता अपने आप को हिंदूवादी नेता का टैग लगा के घूमते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि राजेंद्र अग्रवाल जी वो टैग लेना नहीं चाहते थे कि राजेंद्र अग्रवाल जी का व्यक्तित्व ऐसा कि वो टैग उनसे चिपक नहीं पाया? नहीं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, परंतु एक जनरलाइज बात बता रहे। मैं हिंदुत्व स्वयं में समावेशी विचार है जी। हिंदुत्व किसी को भी वर्जित नहीं करता है। यहाँ सब किसी भी विचार को मानने वाले लोग हों, उन सबको स्वीकार करता है। हिंदुत्व की ये विशेषता है। ये बात ठीक है कि रणनीतिक दृष्टि से कई बार जब आक्रमण होते हैं, तो अब जैसे शिवाजी का उदाहरण है, शिवाजी ने जब युद्ध किया तो उन्होंने रणनीतिक दृष्टि से इन बात का उपयोग किया, वो अफजल खां का विषय हो, शाइस्ता खां का विषय हो। लेकिन जब वो शासक बने तो पुनः वो अपने इसी हिंदुत्व के सर्वसमावेशी विचार को लेकर के चले और उनके शासन में किसी के प्रति धर्म के आधार पर अन्याय नहीं हुआ। तो ये जो बात है ये हिंदुत्व की, मैं समझता हूँ उसका स्वभाव ही है हिंदुत्व का कि वो सबको साथ लेकर के चलता है, किसी को वो गैर नहीं मानता। विश्व बंधुत्व का जो एक विचार है वो हमारे बिल्कुल हमारी चिंतन में भी है, हमारे व्यवहार में भी है। और इसलिए जो बात कही, बहुत सारे हमारे विचारकों ने इस बात को कहा कि हमारे पास सामर्थ्य थी, हम कभी जीडीपी की दृष्टि से हमारी बड़ी भागीदारी थी दुनिया की जीडीपी के अंदर 25% थी, परंतु हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण करके वहां पर आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमारे संस्कार में यह है कि सब लोग रहे अपने विचार के अनुसार रहे, सर्वसमावेशी विचार जो है उसके अनुसार, विश्व बंधुत्व की कल्पना के अनुसार हम लोग चलते हैं। नहीं सर, एक सवाल जो हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि जो आज के नेता हैं, जो युवा हैं, वो अपने नाम के आगे एक हिंदूवादी छवि को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, सियासत करते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उनकी अपनी रुचि है। मैं समझता हूं कि हिंदुत्व के प्रति आग्रह रहे, और लेकिन कुल मिलाकर के, और ये बात भी ठीक है कि हिंदुत्व का विस्तार हो, हिंदुत्व का सब लोग समझें, इसकी कोशिश हो, परंतु हिंदुत्व का विचार संकीर्ण नहीं हो सकता है। ये बात भी उनको ध्यान रखनी चाहिए। सर, एक सवाल और आता है, आप संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे, जरा कुछ एक घटनाएं बताइए जो आपके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित, जिनसे आप हुए हैं, कि कोई ऐसी घटना रही हो कि जब आप कहीं आदिवासी इलाके में गए हो, आप प्रचार कर रहे हो और वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें देखी हो, कुछ ऐसी घटना आपके जहन में आ रही हो तो? नहीं, देखिए, कई सारी चीज़ें हैं। मैं 1971 में प्रचारक होकर के पहली बार आगरा में गया जी।
तो वहाँ मैं खास तौर से अनुसूचित वर्ग के लोगों के बीच में जाता था। क्योंकि संघ का प्रारंभ से ही समरसता ये उसका सोच रही है, डॉक्टर हेडगेवार की सोच रही है। हमको पता है गांधी जी संघ के शिविर में गए, वो सब बातें हम लोग बताते भी हैं। और उस वक्त थी जब कोई इस आधार पर राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं करता था। आज तो राजनीतिक दृष्टि से विचार होने के कारण से वो खाचों में भी बट गए हैं, लेकिन इस प्रकार की बात थी। तो उसी के अनुसार मैं वहाँ जाता था आगरा में। तो मैंने ये बात देखी कि वास्तव में जिस प्रकार की उपेक्षा, जिस प्रकार का कष्ट शताब्दियों से अनुसूचित वर्ग के लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके अंदर बड़ी प्रतिक्रिया रहती थी। तो मुझे भी लगता था कि कैसे इस पर मरहम लगे। तो इस बात ने मुझको बड़ा प्रभावित किया। और मैं उसके बाद से हमेशा मैं संघ के प्रचारक के रूप में मैंने काम किया, और ये बाद में राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी मैं आ गया। तो ये जो बात थी ये मुझको हमेशा मेरे दिमाग में रहती है। और ये हमारे मित्र जो हैं, साथ के सहयोगी हैं, उन्होंने भी इस बात को ज़रूर थोड़ा सा ध्यान किया होगा कि मैं बड़े सहज भाव से अनुसूचित वर्ग के समूहों के अंदर भी मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, उनका प्यार भी मुझे मिलता है। तो ये बात बड़ी महत्व की है। दूसरे, मैं जब बिहार में प्रचारक था तो एक बार हम लोग लोहरदगा गए। वनवासी मतलब आदिवासी क्षेत्र के लोग, वनवासी क्षेत्र के लोग, वहाँ पर हम गए, वहीं पर हमारा सत्कार हुआ। और वहाँ उन्होंने परंपरागत ढंग से हमारे पैर धोए, उनको पोंछा, उनको हमारा ऐसा सत्कार किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे आज भी मैं इसे याद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम इतने, हमारे जो बंधु हैं, इनको ठीक से हृदय से लगा नहीं पा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या है, पूरा समाज फैला पड़ा है। तो ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी। जी 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 सर, एक बात और बताइए, फिजिक्स से आप MSc कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत सारे विषय है वो, और फिर एकदम सियासत में टर्न होता है। तो फिजिक्स का पॉलिटिक्स में क्या महत्व है और पॉलिटिक्स का फिजिक्स में क्या महत्व है? नहीं, देखिए, जो पढ़ाई है, आप किसी भी विषय का अध्ययन करें, आपको वो जो आपका अध्ययन है आपको दृष्टि देता है जी। और मैं इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं फिजिक्स में हूँ यदि, तो फिजिक्स एक व्यवस्थित एक विज्ञान है और इसलिए उसके अंदर कार्य कारण संबंध है। भाई कोई चीज क्यों हुई, देखा जाए तो फिजिक्स का जो सूत्र है, वैसे प्रत्येक विज्ञान का ये है कि क्यों का जवाब ढूंढना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्या कारण क्या है, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें से एक दृष्टि एक पैदा होती है, निर्मित होती है, विश्लेषण की, करने की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों को गहराई तक समझने की, उसका निदान करके उसका कुछ हल ढूंढने की। मैं एक तो ये दृष्टि होती है। अन्यथा शिक्षा सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम करने का उपकरण तो है, आपको बेहतर तो बनाती है, परंतु सामाजिक कार्य आपको करना ही पड़ेगा। वो अलग क्षेत्र है। तो शिक्षित होने के बाद, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे संघ के अंदर भी देखें, डॉक्टर हेडगेवार डॉक्टर थे, जो द्वितीय हमारे संचालक थे गुरुजी, वो प्राध्यापक थे, रज्जू भैया वो प्राध्यापक थे, या सभी उच्च शिक्षित थे, बाला साहेब उच्च शिक्षित थे, बाबरा उच्च शिक्षित थे। तो ऐसा नहीं है, उच्च शिक्षा जो है हमको बेहतर ढंग से समाज की सेवा करने का एक, हमको बेहतर ढंग से तैयार करती है। तो सर, एक सवाल और आता है, आप फिजिक्स में कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट आता है हिंदू राष्ट्र का, तो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट क्या है? अब जब संघ 100 साल मना रहा है और आप 100 साल की यात्रा के साक्षी हैं, तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो है वो क्या है? देखिए, इसको अनेक तरीके से कह सकते हैं, और क्योंकि संघ के नाते आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं उतना अधिकृत व्यक्ति स्वयं को इस दृष्टि से नहीं मानता, लेकिन तो भी हम ये मान करके चलते हैं, जो हमने सुना है हमको, कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है राजनीतिक परिकल्पना नहीं है, ये सांस्कृतिक अवधारणा है जी। जो विचार यहाँ से निकला, यहाँ के ऋषियों के चिंतन में से निकला, जितने हम सबको माता भूमि पुत्र होम पृथिव्या, ये जो है जहाँ एक पृथ्वी के प्रति मातृभाव पैदा करता है, पर्यावरण के प्रति जागृत करता है, या वसुधैव कुटुंबकम की बात जहाँ से निकलती है, या एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, हमको वैचारिक उदारता का एक संस्कार देता है, विविधता के साथ रहने की हमको बात बताता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। या यत् किंचित जगत्यान जगत, ये जो ईशोपनिषद का है कि जो कुछ भी है, इसके ईशावास्य मिदम सर्वम, कि ये जो कुछ है सब ईश्वर का है। यानी जो ट्रस्टी भाव है, ये जो हमारी वैचारिक श्रेष्ठता है, ये जो हमारी वैचारिक विशेषता है, इसके कारण से हम हिंदू हैं, या हमारे हिंदुत्व की विशेषता है ये। और देखा जाए तो इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर दुनिया को शांतिपूर्वक प्रगति के मार्ग पर ले जाया जा सकता है।
और तो हमको ये लगता है कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, ये कोई राजनीतिक टर्मिनोलॉजी नहीं है। और हम जब हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र पहले से है। और हिंदू राष्ट्र ये एक वैचारिक अधिष्ठान है जिसके आधार पर सारी दुनिया को भी हम बेहतर जीवन की, समन्वय के साथ जीवन की हम प्रेरणा दे सकते हैं। एक सवाल सर आता है, आपके जीवन यात्रा को जब देखते हैं, आप संगठन में रहे और पूरे देश में आपने भ्रमण किया। 2009 का वक्त आता है, आप सरकार में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं। 15 साल की यात्रा आपकी वहाँ होती है और इतनी ही यात्रा आपकी संगठन में रही। अच्छा कहाँ महसूस करते थे? नहीं, मैं ऐसा मैं कह नहीं सकता इसको इस ढंग से, तो कि संभाव दृष्टि संभव ही है। मैं ये सोचता हूँ कि जो हमको काम दिया है, संगठन ने दिया है, नेतृत्व ने दिया है या नियति ने दिया है जी, उसको प्रेम से स्वीकार करके आगे बढ़े। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो सर एक बात जी, सर 2009 से 2024 तक की यात्रा आपकी रही है। मेरठ के विकास के आप शिल्पी कहे जाते हैं कि मेरठ जब विकास की पटकथा लिखेगा तो उसमें राजेंद्र अग्रवाल का नाम वो सबसे पहले होगा। इस टैग को आप कैसे देखते हैं, आम लोग जब ये चर्चा करते हैं? नहीं, देखिए, मैं 2009 में सांसद बना जी, और आपने काफ़ी जानकारी आपके पास है, तो आपके पास ये भी जानकारी होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मैंने 2009 से ही खूब कोशिशें की जी। मेरे ध्यान में ये बात थी कि बुनियादी ढांचे की दृष्टि से हम लोग बहुत पीछे हैं, और बुनियादी ढांचा नहीं है इसलिए हम आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ रहे हैं। मेरठ कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है, पुरानी कमिश्नरी है, सामर्थ्यवान है, पोटेंशियल है, इत्यादि इत्यादि। तो हमने उसकी कोशिश की और मैंने लगभग 80 सवाल उसी से संबंधित पार्लियामेंट के अंदर पूछे हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि 80 सवाल पूछने का अर्थ होता है कि कम से कम 5 गुने सवाल हमने डाले होंगे तब वो 80 आते हैं। एक क्योंकि बैलेट से उनका चयन होता है, परंतु उसके बाद भी 5 साल की कोशिश के बाद भी कुछ हमको प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि यूपीए सरकार, उसका कोई विजन भी नहीं था, उसके पास साधन भी नहीं थे, उसकी कोई प्राथमिकताएं भी नहीं थी, तो कुछ नहीं हुआ। फिर 14 में दूसरा टर्म मेरा शुरू होता है और माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो आते ही सारी की सारी जो हमारी डिमांड्स थी विकास को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के, वो पूरी होने लगती हैं। तो मैं किसको श्रेय दूं? मैं तो मेहनत तो पहले भी कर रहा था, मेरा इतना तो योगदान तो माना जाएगा, वो मैंने किया भी, और वो मेरा कर्तव्य भी था कि जो कुछ मुझको क्षेत्र की जनता ने अपेक्षाओं के साथ भेजा था, उन अपेक्षाओं को मैं पूरा करूं, कोशिश करूं, संसद में उन विषयों को उठाऊं। मैंने 9 से 14 तक भी उठाया, परंतु वो पूरी तब हुई जब मोदी जी जैसे विजन का एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री बना। तो मैं समझता हूँ इसका श्रेय जनता को भी है, थोड़ा मुझको भी, उनके प्रतिनिधि के नाते मैंने कोशिश की, लेकिन मोदी जी को और उनकी टीम को भी है, बहुत लोग भरपूर हमको दिया जी, भरपूर दिया। एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, राजेंद्र अग्रवाल जी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं क्या? नहीं, मैं उतना विश्वास नहीं करता। मैंने कभी आज तक, मेरा आप हाथ देखिए, मैं कोई अंगूठी नहीं है, मैं कहीं किसी से पूछता भी नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि अपना काम करता। लेकिन कभी किसी ज्योतिषी ने आपको बताया कि आपका गुरु बड़ा मजबूत है? नहीं, मैंने पूछा ही नहीं किसी से पूछा नहीं आपने। लेकिन आपके जीवन में बड़ा संयोग है ये कि जब आप पहला चुनाव लड़ते हैं 16 अप्रैल 2009 उस दिन भी गुरुवार था। दूसरा चुनाव लड़ते हैं 10 अप्रैल 2014, उस दिन भी गुरुवार था। 11 अप्रैल 2019 मतदान हुआ, उस दिन भी गुरुवार था। और जिस दिन आप जीतते हैं उस दिन भी गुरुवार था। खास बात यह है कि 27 मार्च 1952 को जो मेरठ का पहला चुनाव होता है उस दिन भी गुरुवार था। तो आपका गुरु बड़ा मजबूत है, ये किसी ज्योतिष ने नहीं बताया आपको? नहीं, मैंने, आप बता रहे हैं, मैं ध्यान रखूंगा। मैं ये तो मानता हूँ कि ज्योतिष जो है ये हमारे माने विद्वानों की बड़े अन्वेषण के पश्चात, बड़े अध्ययन के पश्चात निकला हुआ विज्ञान है जी। ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ है या वो उसके अंदर कुछ तत्व नहीं है। सारी सृष्टि का, सारे ब्रह्मांड के सब चीज़ों का अध्ययन करते हुए किसका किस पर क्या प्रभाव होता है, उसमें चीज़ें निकली हैं। परंतु मैं ये मानता हूँ कि वो ठीक है, उसको जानने में तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु अपना आप कार्य करते रहिए, वो तो चीज़ें हो ही रही हैं। अब वो बुध है या मंगल है या गुरु है या शुक्र है या शनि है, वो अपना प्रभाव तो कर ही रहे हैं। नहीं, आपके विषय में जब आम लोग चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि राजेंद्र अग्रवाल जी का गुरुत्व बड़ा मजबूत है, यानी ग्रेविटी। चूंकि आप फिजिक्स से पढ़े हैं तो ग्रेविटी आप समझते भी हैं, तो आपका गुरुत्व बड़ा मजबूत है। खैर, एक सवाल और आता है सर आपसे। 2009 में आप पहली बार लोकसभा सांसद चुनकर सदन में पहुँचते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब उस टाइम हमारी सरकार नहीं थी और आपने मेरठ की उस सीट को जिताया था जहाँ पे बीजेपी को कमल खिलाना बड़ा मुश्किल था। ये कहा जाता है कि राजेंद्र अग्रवाल जी बीजेपी की मास्टर की हैं।
तो आप ये जो विश्लेषण है इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मेरी एक ही विशेषता है, मेरी एक ही क्षमता है कि मैं कार्य करता हूँ। और मैं अपनी तारीफ यदि करूँ तो ये मैं कह सकता हूँ मैं समर्पित कार्य करता हूँ। और मुझको ये लगता है कि 2009 के अंदर भी जब नेतृत्व ने मुझको टिकट दिया, उसके पीछे भी यही कारण रहा, क्योंकि बाकी चीजें तो ऐसी थी नहीं मेरे साथ यही चीज थी, यही सोच करके मुझको नेतृत्व ने अवसर दिया कि भी अच्छा कार्य करता है, पुराना कार्य करता है, समर्पित कार्य करता है, इसको अवसर देते हैं। शायद उनके ध्यान में भी ये बात नहीं होगी हम ये सीट जीत सकते हैं। 10 साल का गैप भी था, 2 बार हम लोग हार चुके थे, परंतु एक बार टिकट मिला तो ये जो कार्यकर्ता वाली बात है, ये कार्यकर्ताओं के दिलों को छू गई। और मैं आज भी कभी बार याद करता हूं उस चुनाव को तो मैं भावुक भी हो जाता हूं। कार्यकर्ताओं ने तन मन धन पूर्वक इस चुनाव को अपना चुनाव समझ करके लड़ाया। 2009 में यानी मंडलों के ने बैठ के करके कहा कि हमको किसी प्रकार के संसाधन की अपेक्षा हमारे प्रत्याशी राजेंद्र जी से नहीं है। अब उन्होंने सब चीजें की, तो अद्भुत था जी। और पूरा एक आपने बात ठीक कही कि लगभग असंभव दिखने वाला चुनाव, क्योंकि कोई हवा भी नहीं थी। हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल 10 सांसद जीते थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे भी थे। हम लोग, मैं जीत गया, उधर से रामशंकर जी आगरा से जीत गए। ऐसे तो जो भी है, कार्यकर्ता ने जी जान से उस चुनाव को लड़ा और एक असंभव जीत को उन्होंने संभव करके दिखाया। तो मैं अपनी जो सामर्थ्य है, अपनी जो काबिलियत है, वो ये मानता हूं कि कार्यकर्ता के नाते मैं था और अभी भी मैं कार्यकर्ता के नाते ही कार्यकर्ताओं के बीच में, जनता के बीच में हूँ। ठीक, आप मुस्कुराते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। सर, एक सवाल और भी है आपसे। 70s की पॉलिटिक्स आपने देखी, 80s की पॉलिटिक्स देखी, 90s की देखी, और आप 2025 में हम लोग आज खड़े हैं। डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 1 इंजन, क्या विकास के लिए इतने सारे इंजनों की ज़रूरत है क्या? नहीं, देखिए, यदि विकास हम कर रहे हैं, ठीक है, हम कभी ऐसे भी थे, हम 15-16 पार्षद भी जीत जाते थे तो भी हम कहते थे हमने बड़ी चीज कर ली। हमको पता है कि विधानसभा के चुनाव हारते ही रहते थे, तो भी कोई इक्का दुक्का विधायक होता था, वो भी अपने स्थान पर मांग करता था, अपनी कोशिशें करता था कि उस वक्त की सरकार से वो अपनी बातें रखे और कुछ चीजें करवा ले। तो प्रत्येक स्तर के ऊपर जनप्रतिनिधि उन प्रयासों को करता है, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो सरकार आती है तो उसके साथ विजन को इम्प्लीमेंट करने की सुविधा आती है। हमने जो सोचा, हमने जो जनता से वायदे किए, अब हम पर सरकार है, हम उनको कर सकते हैं, जो हमारे पास साधन जो है उपलब्ध है। और स्वाभाविक रूप से जब एक सरकार है, दूसरी भी सरकार है, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, और मान लीजिए नगर निगम के अंदर भी है या जिला पंचायत के अंदर भी है, तो जो सारे के सारे जो सूत्र हैं सत्ता संचालन के, जो हमारे लिए सेवा का माध्यम है, हमने कभी भी सत्ता को लक्ष्य नहीं माना, तो काम होता ही है। और ये हम देखते भी हैं, यानी मेरठ के अंदर तो बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे कि 2014 में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे जो केंद्र सरकार ने दिए, वो प्रदेश सरकार अनुकूल न होने के कारण से उस गति से आगे नहीं बढ़ सके। जो 2017 में भाजपा की ही सरकार आ गई, योगी जी की सरकार आ गई, या अपने उसमें परिभाषा में डबल इंजन की सरकार हो गई, तो हम देखते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के अंदर एक गति उनकी बढ़ गई, समन्वय भी बढ़ गया, और उनका जो क्रियान्वयन था उसके अंदर एक क्वालिटेटिव उसके अंदर परिवर्तन आया। माने ऐसे मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें ध्यान में आता है कि नहीं, जब अखिलेश जीते तब क्या स्पीड थी और जब योगी जीते तब क्या स्पीड होगी। ठीक सर, एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे हम। जब आप एक बार सदन में बैठे थे, कर्नाटक के सांसद आपसे पूछते हैं कि साहब मेरठ का जिक्र जब आता है तो वाहनों का कमेला का जिक्र आता है, आपको बड़ी ग्लानि हुई कि मेरठ की ये छवि तो अब नहीं बननी चाहिए। वो क्या था, सीन क्या था और क्यों पूछा गया था? नहीं, वो संसद में तो नहीं पूछा था, संसद के नहीं, आप बाहर जिक्र बात करें जी। हाँ, वो एक कर्नाटक के सांसद थे, वो मेरे पास आए और नमस्कार वगैरह, फिर बोले कि सर मैं जो है सांसद जी अग्रवाल साहब, मैं यहाँ दिल्ली में एक स्कॉर्पियो रखता हूँ और वो यहाँ के लोकल मूवमेंट के लिए, और उसकी थोड़ी सी कहीं एक्सीडेंट हो गया है छोटा मोटा, तो मुझे उसके पुर्जे चाहिए। मुझे पता चला है कि मेरठ में पार्ट्स मिल जाते हैं। अब मुझको तो पता है कि यहाँ पर सोतीगंज था, यहाँ पर जो है अवैध कटान होता था और सबके सामने होता था, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता था। तो मुझे वो बड़ी चिंता हो कि ये जो छवि है, आपराधिक छवि है एक प्रकार की, और ये सुदूर दक्षिण तक पहुंची हुई है, तो मुझे इस बात की जरूर चिंता है कि ये छवि बदलनी चाहिए। और मैं इस बात का तो मुझे समाधान है कि मैंने प्रत्येक कोशिश के साथ इस छवि को बदलने की कोशिश की। चाहे वो अब जैसे केवल सड़कें ही नहीं है, केवल रेल ही नहीं है, केवल बुनियादी ढांचा ही नहीं है, आकाशवाणी का केंद्र है, IIT पार्क है,
या जो है पुरातत्व की दृष्टि से अलग सर्किल बनवाना है, ये जो चीजें और बहुत सारी चीजें हैं वो इसीलिए थी कि हमारी जो शहर की छवि है वो बेहतर हो, वो लगे कि ये विकसित क्षेत्र है, ये परंपरागत दृष्टि से बड़ा उन्नत हमारा शहर है, ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये बातें ध्यान में मैंने उसकी कोशिश की। बिल्कुल सही बात है कि आप दूसरा सांसद जब जाए तो कोई भी दक्षिण का या कहीं का भी सांसद ये ना पूछे कि ये वाहन का पार्ट वहाँ पे मिल जाता है, ये वाला टैग अब ना रहे, खत्म हो गया। लेकिन आपने तो ऐसे सांसद को भेज दिया कि लोग उनके चढ़ स्पर्श करते हैं देखते हुए। नहीं, वो देखिए उनकी एक छवि है, अंतर्राष्ट्रीय छवि है। और मैं तभी भी जब ये 2024 के अंदर उनको प्रत्याशी बनाया, मैंने तब भी इस बात को कहा कि हमारा जो नेतृत्व है उसका जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है वो दूर तक जाती है। हम केवल मेरिट तक सोचते हैं, थोड़ा आसपास के क्षेत्र के लिए सोच लेते होंगे, उनकी दृष्टि अखिल भारतीय है और उसके अंदर वो बहुत सारी चीज़ों का विचार करके निर्णय करते हैं कि क्या संगठन के लिए बेहतर है, क्या पार्टी के लिए बेहतर है, कुछ क्या सरकार के लिए बेहतर है। तो उन्होंने किया और मैं समझता हूँ कि अपनी एक उनकी अलग प्रकार की व्यस्तताएं भी हैं, परंतु उसके बाद भी वो आते हैं, यहाँ सब मिलते हैं और जिस प्रकार का एक विकास का क्रम है वो चल रहा है। एक सवाल सर आपके हृदय से हम जानना चाहेंगे, 3 टर्म में आप सांसद रहे हैं, कौन से टर्म को आप अपने दिल के बड़ा नज़दीक पाते हैं कि आपको लगता होगा यार इस टर्म में मैंने सबसे अच्छा काम किया, अपना मूल्यांकन जब आप करते होंगे? संभव नहीं है ये तो आपके पास, आपके लिए सवाल है। यदि आप ऐसा पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा पहला टर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, जब आप संघर्ष कर रहे थे। हाँ, क्योंकि उस वक्त चीजें समझ में आती थी। मतलब बाद में तो होने लग गया, बाद में तो चीजें, और मैं सच में कह रहा हूँ उस वक्त संघर्ष करना, मिलना, मेहनत करना, विषयों को उठाना, उनकी तैयारी करना, यानी मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले टर्म के अंदर जो मैंने परिश्रम भी किया, अध्ययन किया, विषयों को उठाया, वो भले ही, और वही जो अध्ययन था या वही जो था वही बात का आधार बने। यानी 2009 से 2014 का जो परिश्रम था वो 2014 से 19 और 19 से 24 के लिए भी आधार बना। यानी मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। हाँ ठीक है, परसों तो करना पड़ता है, आपको विषय स्वीकृत होता है तो बराबर उसके पीछे पड़ना पड़ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि, और आप देखेंगे भी कि संसद के अंदर भी जो भागीदारी है मैं उसको बेस्ट मानता हूँ, लेकिन मैंने परिणाम की दृष्टि से इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेरा दूसरा टर्म 2014 से 19 और तीसरा टर्म 19 से 24, यानी इतना मिला है। आज मेरठ जो है बेस्ट कनेक्टेड शहरों के अंदर एक है और सबको दिखाई देता है कि मेरठ बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सर एक बात आप जो कहते हैं कि 2009 में संघर्ष करते हैं, फिर संघर्ष से एक सहजता वाली स्थिति आपके पास आ जाती है, तो फिर जब बात आती है डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन होता है ना सर? नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, वो परिणाम की बात है। मैं अपने प्रयास की बात कर रहा हूँ जी, जो प्रयास है और परिणाम में प्रयास का ही योगदान है जी। वो तो मैंने कहा ही कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो सारी चीजें होना शुरू हो गई, पहले हो ही नहीं रही थी वो। परंतु वो यदि वो देखो, मैं इस ढंग से भी कहूं, मैं उसमें मेरा उतना नहीं है, उसमें तो सरकार का है। उसको सरकार तक वो जो चीजें पहुंचाने का काम मैंने किया। मैंने जब उन तो कहा कि देखिए जी मैं पहले भी उठाता रहा हूँ जी, उसका फर्क पड़ता है ना उस चीज का। तो मैं निजी स्तर पर यह समझता हूँ कि जिस प्रकार का अच्छा परिश्रम, कठोर परिश्रम, एक एक चीज को समझ करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश ये हुई, बाद में भी होती रही, परंतु आधार भूमि उसकी पहले टर्म के अंदर निर्मित हुई। अभी सर जब इंटरव्यू करने आ रहे थे तो हमने लोगों से जिक्र किया कि हम राजेंद्र अग्रवाल जी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारे सांसद तो आज भी वही हैं। नहीं, उनका प्यार है, मैं उनके लिए बड़ा, आपकी इतनी सक्रियता रहती तो वो आज मैं सक्रिय, मैं देखिए सक्रिय तो हूँ, सक्रियता मेरे स्वभाव में है। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, दुख सुख में सम्मिलित होता हूँ, और ये प्यार है और मैं इस प्यार का मैं ऋणी हूँ, सदैव इसका आभार व्यक्त करता रहूँगा। एक सवाल सर और बताइए, हम आपको जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा में आप स्पीकर के पद पे भी बैठे हैं, उस दौर के नेता जब आप 2009 में संसद के अंदर जाते हैं, एक भाषाई मर्यादा होती है। अब 2024 या 2025 का जब जिक्र करते हैं तो सदन के अंदर वेल में बहुत सारी ऐसी भाषाई मर्यादा तोड़ी जाती है, हंगामे होने लगते हैं। सदन में अगर गरिमा गिर रही है तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसके लिए मैं दल के जिम्मेदार कौन है? दल के नेता जिम्मेदार है। सभी दल के कि सभी दल के, एक दल के? बिल्कुल सभी दल के। मैं आपको जैसे मैं बताता हूँ,
मैं जब 2009 में पहुंचा जी। तो मैं भाई हम लोग विपक्ष में थे और बहुत सारे भ्रष्टाचार के इशू निकलते रहते थे। माने वो जो यूपीए 2 है, यूपीए 1 भी है, यूपीए 2 भी भ्रष्टाचार के लिए बहुत चर्चित था। हम उस बात को कहते भी हैं। तो मैं कुछ ये पोस्टर से बना करके कागज पर मैं ले जाता था। एक बार ले गया, 2 बार ले गया, तो उसका प्रेस वाले भी उसको देखते थे। तीसरी बार जब मैं ले गया तो मुझे सुषमा स्वराज जी हमारी लीडर थी, दल की नेता थी, उन्होंने कहा कि ये मत किया करो। अब उन्होंने कहा ये, अब वो तो ये भी कह सकते थे कि खूब करो इसको, अच्छे से करो इसको, जोर शोर से करो। तो ये जो बात है ये हमको सिखा गई कि भी हमको क्या हमारी मर्यादा है जी। तो अब जैसे कुछ दल हैं उन्होंने तय कर रखा था कि हम भाई वेल में नहीं जाएंगे। अब जो कांग्रेस करती है वो नेतृत्व के इशारे पर ही करती है। हम तो देखते थे वो बराबर हाथ से और आंखों से और इशारे भी करते थे, स्पीकर तक आ जाते हैं, वो स्पीकर तक पास तक आ जाते हैं। ठीक नहीं है जी। ये। और बराबर पार्लियामेंट के अंदर सिस्टम है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो विषय समिति की मीटिंग होती है, सब लोग बैठते हैं, बीएससी की जो मीटिंग होती है, सब लोग सारे दलों के लोग बैठते हैं, उसमें विचार विमर्श करते हैं, किस पर चर्चा होगी, कितनी चर्चा होगी, वहां सब लोग सहमति जताते हैं। एकाध सहमति नहीं होती तो उसका भी रास्ता निकाला जाता है। परंतु हर हफ्ते होती है वो मीटिंग बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। तो ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है वो लोग, सब जानते हैं, नियमों को भी जानते हैं। परंतु इस प्रकार से हाउस न चलने देना या भाषा की मर्यादा को नष्ट करना ये ठीक नहीं है। उसके लिए मैं पूरी तरीके से शांत जो दल के नेता उनको जिम्मेदार मानता हूँ। सर एक सवाल आपके निजी जीवन से, संगीत सुनना आपको बड़ा पसंद है, कौन सी फिल्में देखते हैं जब मौका मिलता है और कौन सा गीत सुनते हैं? नहीं, मुझे संगीत, ये बात आपने ठीक कही। मैं जब पढ़ता भी था तो भी छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था, उस पर संगीत चलता रहता था, मैं उसको वो बजता। किन के गाने सुनते थे? लता जी के? जितना लता जी हैं, रफ़ी हैं, मुकेश हैं, उस वक्त किशोर। थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन जरा गुनगुना दीजिए। नहीं, मैं जैसे ही वैसे गुनगुना दीजिए, अच्छा लगेगा दर्शकों को। अब मुझको एक नीरज का लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, स्वागत। और वो प्रेम पुजारी में मैं उसको कई बार मैंने गाया भी है। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर मैं सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। सर नीरज जी का प्रेम गीत आपने गाया है, प्रेम हुआ है? नहीं, मुस्कुरा रहे हैं तो नहीं, प्रेम के बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता जी। प्रेम कहाँ केंद्रित है ये फर्क होता है। स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, पॉलिटिक्स में? मेरे से उसका अवसर ही नहीं मिला या उसकी फुर्सत ही नहीं थी, जो भी कहिए वही। और इसके लिए संघ की शाखा, उसके कार्यक्रम, उसकी व्यस्तता, फिर प्रचारक हो जाना, तो वो जो आयु जिसकी तरफ आप इंगित कर रहे हैं उसमें वो नहीं हुआ। तो प्रेम हुआ तो केवल संघ के कार्य से हुआ। तो प्रेम से वंचित रहे ये कहें हम? नहीं, वंचित नहीं है। अब इतने बड़े बड़े, अब क्या स्वामी विवेकानंद सारे सृष्टि को प्यार करते थे। रात से प्रेम हो गया, हाँ, जिसको देश से प्रेम हो गया, मातृभूमि से प्रेम हो गया। जी सर, एक सवाल और बताइए कि मेरठ की कनेक्टिविटी का जब जिक्र करते हैं तो राजेंद्र अग्रवाल जी का नाम आता है। मेरठ और गुरुग्राम, दिल्ली के एनसीआर में 2 जिले पड़ते हैं, गुरुग्राम है और मेरठ है। क्या मेरठ कभी गुरुग्राम जैसी स्थिति में आके खड़ा हो पाएगा? हालांकि कनेक्टिविटी सुधरी और आपके प्रयासों से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन क्या ये अब माना जाए कि आने वाले दिनों में हम गुरुग्राम वाली स्थिति में आ जाएंगे या अभी समय है? नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, उससे भी बेहतर हो सकते हैं। देखिए, एक तो विकास के जो तौर तरीके हैं वो निरंतर बदल रहे हैं जी। अब AI आ रही है, कहीं पर जो है सारा अन्य प्रकार के उपकरण आ रहे हैं जो विकास से जुड़े हुए हैं। IT का बड़ा भारी रोल पहले से ही है, तो ये भी जरूरी नहीं कि आपको किसी एक स्थान विशेष के ऊपर ही आपको ऑफिसर रखने की आवश्यकता हो। तो मैं समझता हूँ कि चीजें बदल रही हैं और मेरठ के अंदर पोटेंशियल तो हमेशा से था, अब कनेक्टिविटी हो गई है और मुझको पूरा विश्वास है कि उससे भी बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में, मतलब मैं कई बार गुड़गांव जाता हूँ तो कंजेस्टेड बहुत है, तो यहाँ पर जो है उससे भी बेहतर
एक डेस्टिनेशन के रूप में मेरठ विकसित होने की संभावनाएं रखता है और आने वाले 5 साल में या 10 साल के अंदर ही मेरठ एक बहुत बहुत विकसित क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा। ठीक। राजेंद्र अग्रवाल जी को गुस्सा आता है कभी? खूब, हाँ आता है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में नहीं दिखता ना, अधिकारियों के बीच में मतलब गुस्सा दिखता है। आप बड़े तो सहज व्यक्तित्व के स्वामी हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो आता है, लेकिन ये बात ठीक है कि धीरे धीरे सामाजिक कार्य करते करते उसको कैसे नियंत्रित करना, उसको कैसे रोक लेना, इसकी भी आदत बनी है। और मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी हद तक मुझे गुस्सा नहीं आता है। कुछ राजनेताओं की छवि भी है, वो एग्रेशन वाली पॉलिटिक्स करते हैं। इसको नहीं, वो मेरे स्वभाव में कभी भी आप सहज है ना नहीं होगी, ना हो भी नहीं सकती, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। एक सवाल सर और बताइए कि बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा या हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो पॉलिटिक्स में फ्रंट लाइन पे आ जाएं। आपने ऐसा नहीं किया। नहीं, देखिए फिर वही बात है, जो संस्कार संघ की शाखा का है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां से हम किसी को प्रमोट करने का हमारा स्वभाव बन ही नहीं सकता। मान लीजिए मेरा बेटा है, मान लीजिए, इसमें सर सवाल दो आते हैं। एक, या आप लाना नहीं चाहते हैं या दूसरे बच्चे आना नहीं चाहते हैं। नहीं, दोनों ही बातें हैं। मैं लाना नहीं चाहता, मैं नहीं कहूंगा, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है, लेकिन मैं उसको कहूँ कि भाई तुम आओ और मैं तुमको 4 जगह कहता हूँ भाई जरा इनको अवसर दो, ये मैं नहीं करने वाला हूँ, ना मैंने किया है। वो व्यक्ति मान लीजिए मेरे बेटे को रुचि है, वो चाहे भाजपा का या जिसकी भी दल के अंदर भी वो जाना चाहे, ऑफकोर्स भाजपा भी जाना चाहेगा, तो वहाँ के तंत्र से परिचित हो, वहाँ के लोगों से मिले, उनको कहे कि साहब मुझको कुछ अवसर दीजिए, फिर नीचे से वो कोशिश करे, फिर जो उसको उसका आगे भविष्य बने। और मैं अभी भी नौजवानों से कहता हूं कि देखो भाई, यदि आप जनप्रतिनिधि बनने का उद्देश्य लेकर के या कोई बड़ा अधिकारी बनने का उद्देश्य लेकर के आप आगे बढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। आपको संकल्प तो सेवा का ही लेना पड़ेगा, और उस सेवा के संकल्प के साथ कितने वर्षों तक चल सकते हैं, कितने धैर्य के साथ चल सकते हैं, इसमें आपकी आगे की जो परिस्थितियां हैं वो उसमें से निकलेंगी। तो ये उम्मीद करें कि आपके बच्चे पॉलिटिक्स में आएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, बेटी तो अपना वो उसका विवाह हो गया। मुझे नहीं लगता कि उनमें ऐसी रुचि है, और बाकी मैं भविष्य के बारे में कुछ कह नहीं सकता। नहीं, तो दूसरा ये भी, अगर बच्चे आएंगे तो आप उसी पाठशाला में भेजेंगे पहले सियासत के लिए जहाँ से आप चले थे? नहीं, देखिए समय भी बदला है, वे तो वही तय कर लेंगे, यदि ऐसा कुछ होगा तो वो तय कर लेंगे कहाँ से क्या जाना है। पर मुझे जो लगता है अभी तक, मुझे लगता नहीं है कि वो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इतनी अधिक रुचि रखते हैं। ठीक, एक आखिरी सवाल का जवाब सर दीजिएगा कि राजेंद्र अग्रवाल जी से अगर ये पूछें कि इतना लंबा आपका सार्वजनिक जीवन हो गया है, अभी भी क्या कसक बाकी रह गई है? क्या करना चाहते थे? ड्रीम प्रोजेक्ट कुछ हैं वो पूरे हो गए हैं, या कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी अधूरे हैं, जिनके सपने राजेंद्र जी को सोने नहीं देते हैं? नहीं, देखिए एक बात, मुझे मेरठ महानगर की जो स्थिति है, जैसे कूड़ा है जी, जैसे ड्रेनेज है, जैसे कंजेशन है ना, ये चीज़ें मुझे अभी भी परेशान करती हैं। मैं लगातार बैठता भी रहा, अब सीधे मेरे अनुशासन में नगर निगम नहीं होता है, तो बीच में एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे पास नगर निगम था नहीं, वो जो अब एक इंजन 2 ट्रिपल इंजन हो गया। हाँ, लेकिन वो चीज़ें हैं और मैं चिंतित भी रहता हूँ, बात भी करता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ। एक तो वो मुझे परेशान करती है। दूसरा जो है, मुझको थोड़ा सा एक हवाई अड्डे का जो विषय है वो अभी भी लगता है कि वो मेरे डिजर्व करता है। अब वो ठीक है, 150 किलोमीटर की बात होगी, हमने नरौरा के अंदर वहाँ जेवर में बनाया, वो दिल्ली पर बहुत भार हो गया था, मजबूरी थी बनाना, वो बात भी ठीक है। लेकिन इस सब के बावजूद जो RCS है, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, तो उसके अंदर हमारा दावा बनता है। मेरठ के महत्व की दृष्टि से भी मेरठ बहुत बड़ा केंद्र है, तो हमको लखनऊ की या हमको जो है प्रयाग की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये एक्सेस मिल जाए, और भी कुछ स्थानों की मिल जाए, एक वो विषय है। एक इसी के साथ हाई कोर्ट की बेंच का विषय भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें भी इन विषयों पर सोच रही हैं, हाई कोर्ट के ऊपर भी सोच रही है, क्योंकि हाई कोर्ट का विषय केवल मेरठ का नहीं है, पूरे देश के अंदर भी ऐसे अनेक स्थान हैं जहां पर हाई कोर्ट की बेंच होनी चाहिए। तो हमने बात को संसद में इस ढंग से भी रखा कि आप कुल मिला करके समीक्षा करें, और समीक्षा करके तय करें कि कहाँ कहाँ हाई कोर्ट की बेंचेज हों, ताकि जो न्याय है वो सुगम भी हो, सुलभ भी हो और सस्ता भी हो। ठीक सर, अब जब आपने जिक्र कर दिया तो एक छोटा सा सवाल संक्षेप में उसका उत्तर दे दीजिए। क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को नया राज्य जो हरित प्रदेश की मांग होती है, रालोद करती रही है, आप अब तो संगठन आपके पार्टी में है, सहयोगी है, क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश को नया राज्य बना देना चाहिए?
नहीं, मैं इसके विषय में बहुत, देखिए, क्योंकि जिन डेवलपमेंट का आप जिक्र करते हैं वो जब जब नया राज्य बनेगा अपने आप हो जाएगा। वो बात ठीक है। दीनदयाल जी ने भी छोटे प्रदेशों की बातचीत की थी जी। और देखा जाए तो उत्तराखंड इसमें से बना, छत्तीसगढ़ भी बना, झारखंड भी बना हमारे कार्यकाल में, फिर बाद में तेलंगाना बना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा डेलिकेट इशू है। और पश्चिम के अंदर जो हरित प्रदेश या अन्य किसी नाम से भी जो करते हैं कि दिल्ली को मर्ज कर दें, ये इतना आसान नहीं है। परंतु इस विषय के ऊपर नेतृत्व सोचे, और यदि छोटे राज्य बनाने की बात हो तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये राज्य परिसीमन आयोग या अन्य सब चीज़ें। लेकिन मुझको ये तो लगता है, इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि छोटे राज्यों का विकास बेहतर ढंग से हो सकता है। जी, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो राजेंद्र अग्रवाल जी जितने सहज हैं उतने संघर्षशील हैं, और यही इनकी विशेषता है। आज हमारे साथ वो रहे, हमने उनके निजी जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन तक के जो सवाल हो सकते थे वो हमने सब पूछे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।